हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार। मैं आपका सक्सेस विद अजय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। मतलब ये कि जैसे हमें एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या एनर्जी फॉर्मेशन एनर्जी फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमको पता ही है, सेल के विद इन होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में देखा था कि जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। तो अब हमें ये भी याद होगा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये कहाँ होता है? ये स्मॉल कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जबकि ये जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ होता है? लंग्स के अंदर होता है। और इन सब चीजों को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है कहाँ पहुंचाना? सेल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा कॉमन चीज होना चाहिए जो इस सेल के पास इन न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाए और ऑक्सीजन को भी लेके जाए, है कि नहीं? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है या फिर हमारे लाइफ में जो हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है या वो जो एनर्जी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो हमको मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस होती है, इससे होती है। और हमें पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर क्या होते हैं? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन? ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। और ये सब तभी जाकर क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और उस एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं, डेली लाइफ, हमारे जो डेली लाइफ की रूटीन्स होते हैं या डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं जिसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो वो सब एनर्जी कैसे हो पाती है? सेलुलर रेस्पिरेशन से। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। और ये जो रिएक्शन है वो किसके अंदर कंप्लीट हो रही है? सेल के अंदर। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है कि इसको कहाँ जाना होगा? सेल के अंदर। और इस ऑक्सीजन को भी कहाँ जाना होगा? सेल के अंदर। पर सवाल ये है कि कौन है जो ऑक्सीजन जो कि कहाँ होगा? लंग्स के पास। न्यूट्रिएंट्स जो कि कहाँ होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि जो हमें पता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ हुआ था? न्यूट्रिएंट्स में। और जो गैसियस एक्सचेंज था या जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो कहाँ हुआ था? लंग्स के अंदर। तो लंग्स से ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है? सेल के पास। और स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुंचाना है? सेल के पास। तो इसी चीज को, मतलब देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे मान लीजिए एक जर्नल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है किसी एक चीज को, मान लो कोई प्लेस ए है और ये कोई प्लेस बी है, यहां से किसी एक चीज को ले जाकर यहां पहुंचाना या यहां से यहां लाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन को कहां पहुंचाना? सेल के अंदर। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको कहां पहुंचाना? सेल के अंदर। ये भी किसका हिस्सा होगा? ट्रांसपोर्टेशन का। और हमें पता है कि जब ये सेलुलर एक्टिविटी हो रही है तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना होगा? इसको बॉडी से रिमूव भी करने की जरूरत होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। तो इसको रिमूव करने के लिए इसको किसे ले जाकर देना पड़ेगा? जाहिर सी बात है हमें इसको देना पड़ेगा किसको? एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स को। किसको देना पड़ेगा? एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स को। यानी कि उस ऑर्गन को देना पड़ेगा जो इस वेस्ट को क्या कर पाए? रिमूव कर पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी चीजों को सेल के अंदर पहुंचाया जाए। और जो सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनको कहां पहुंचाया जाए? एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स के पास। तो इन सब चीज, कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो
वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उन सब चीजों को उनके टारगेट साइट तक पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कह लो, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कहने का मतलब जो है, हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्या कह रहे हैं। हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है वो सर्कुलेशन कैसे होता है, तो पहले हम देख लेते हैं इसके कितने पार्ट होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है? ब्लड आ जाता है। सबसे पहले पार्ट कौन सा है? ब्लड। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है हार्ट। कौन सा पार्ट आ जाता है? हार्ट। और जो तीसरा पार्ट आता है, ध्यान समझिएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा आता है? ब्लड। दूसरा कौन सा आता है? हार्ट। और जो तीसरा आता है वो कौन से आते हैं? ब्लड वेसल्स आते हैं। जो तीसरा है वो क्या है? ब्लड वेसल्स होते हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। और एक होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज लिम्फ। इसके बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है। फिर से जान लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो सिस्टम पाया जाता है, डेट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेनली क्या क्या कंसिस्ट करता है? ब्लड कंसिस्ट करता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और कौन? लिम्फ। ये जो चारों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा? फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, एंड ये थर्ड पार्ट, और ये क्या है? फोर्थ पार्ट। ये जो चारों के चारों पार्ट्स हैं, ये सब के सब किसके हिस्से हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम के हिस्से हैं। तो हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लड्स के बारे में। तो देखिए जरा, ये जो ब्लड्स होता है, ये ब्लड जो है ना, ये इटसेल्फ 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ब्लड क्या है? इटसेल्फ डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक होता है लिक्विड पार्ट, या कह सकते हो फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट। क्या? फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। याद रखिएगा, इस फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्लड जो होता है वो इटसेल्फ कितने हिस्से में बढ़ जाता है? 2 में। एक होता है फ्लूइड मैट्रिक्स पार्ट, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है, मान लीजिए उसको बोलते हैं ब्लड कार्ब सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्ब सेल्स, ठीक है। ये जो होता है, देखिए फिर से समझिए, ब्लड के खुद कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। एक फ्लूइड पार्ट होता है, दैट इज प्लाज्मा, और एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, दैट इज ब्लड कार्ब सेल्स। और ये जो प्लाज्मा होता है, देखिए अभी हम इसको देखेंगे, ये जो ब्लड कार्ब सेल्स होते हैं ये खुद 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है आरबीसी, फिर कौन आ जाता है? डब्ल्यूबीसी, फिर कौन आ जाते हैं? प्लेटलेट्स। कौन आ जाती हैं? फिर आ जाती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट में खुद बढ़ जाएंगे। ये जो आरबीसी होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको एंथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। फिलहाल उसको हमें नहीं जानना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लाज्मा से। तो अब हम देखते हैं, देखिए हमने क्या कहा, हम ब्लड का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? फ्लूइड पार्ट। देखिए फ्लूइड, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। आपको ये बात पता रहनी चाहिए या याद रहनी चाहिए कि जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? तो आप याद रखिएगा, इट इज लाइट, या फिर कह लीजिए पेल येलो इन कलर। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का येलो होता है। और इट इज ऑलमोस्ट
इट इज ऑलमोस्ट 54 to 55% ऑफ द होल ब्लड। मतलब ये कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होगा उसका लगभग 54 से 55% जो पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्लूइड होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, दैट इज क्या, प्लाज्मा। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ध्यान समझिएगा, ये होल ब्लड की बात कर रहा। अच्छा, कॉमन जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कोई एडल्ट आदमी है, उसके अंदर कॉमनली कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो वो 5 से 6 लीटर होता है ऑलमोस्ट। और याद रखिएगा, उनमें से 54 to 55% क्या होता है, तो वो होता है प्लाज्मा। और याद रखिएगा, ये हर एक बुक में वेरी करता रहता है, मतलब किसी में 55 54 दिया रहता है, किसी में 56 दिया रहता है, बट लगभग आसपास इतना ही होता है। अब देखिए जरा, इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। पहले आप ये याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा होता है वो राइट येलो होता है, और ये फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड है। और एक चीज याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं, जैसे नोट में इसको याद रखिएगा कि ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, जो ब्लड है वो क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड को फ्लूइड बनाता कौन है, देखिए, मतलब जो ब्लड है वो हमको पता है कि वो फ्लूइड होता है, पर ब्लड किसके प्रेजेंस की वजह से फ्लूइड होता है, तो याद रखिएगा इस प्लाज्मा की वजह से। और ये कैसा टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ब्लड को क्या बोला जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को आपस में क्या कर रखता है, इंटरकनेक्ट करके रखता है। अब देखिए हम कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए, प्लाज्मा के अंदर इटसेल्फ, अगर हम मान लीजिए हम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात कर लें, किसकी, अगर हम बात कर लें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो क्या होगा, इसके कंपोजिशन में जरा बात कर लीजिए। देखिए, प्लाज्मा इटसेल्फ जो होता है, इसको मान लीजिए दो पार्ट में बांट लेते हैं। प्लाज्मा का लगभग 92% पार्ट जो होता है वो होता है वाटर। देखिए, प्लाज्मा का 92 पार्ट ऑलमोस्ट ये क्या होता है, ये होता है वाटर। बाकी बच जो गया है 8%, इस 8% के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए, सबसे पहले पाया जाता है सॉल्ट, फिर क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, हॉर्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट। और इस नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन आते हैं, जनरली मान लीजिए यूरिया, ठीक है, और यूरिया के अलावा मान लीजिए अमोनिया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के दो पार्ट्स, 92 पार्ट्स जो कि है वाटर, और 8% में क्या आता है, सॉल्ट आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, आयंस आ जाते हैं, हॉर्मोन्स आ जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा दो चीजों से बना है, जिसका ज्यादातर हिस्सा क्या है, इसका वाटर है, और जो बाकी बच गए उसके अंदर क्या होते हैं, ये एक तरीके के ये सॉल्यूट्स होते हैं, जिनमें सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट और ये सब सारी चीजें आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। इसकी बात कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लाज्मा का फंक्शन बता दीजिए, तो देखिए, पहली बात तो प्लाज्मा जो होता है एक तरीके से ये बेस का काम करता है, या क्या काम करता है, ये बेस का, जिसके अंदर, बेस मतलब आधार समझिएगा, नहीं तो आप केमिस्ट्री वाला बेस मत समझ लीजिएगा। बेस का मतलब एक तरीके का सपोर्ट का काम करता है। जो प्लाज्मा ये किसका काम करता है, सपोर्ट का। किस चीज का सपोर्ट, इसी प्लाज्मा के अंदर ही कौन, आरबीसी, मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारी चीजें इसी के अंदर डिसॉल्व होती है, किसी प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा
जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, सॉल्ट का, न्यूट्रिएंट्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आयंस का, हार्मोन्स का, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, तो आपको बताना होगा कि जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है आयन, सॉल्ट, हार्मोन्स, नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों को। वहीं ये एक तरीके का वेस्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं उनके लिए। तो ये था किसका, प्लाज्मा का फंक्शन। अब देखते हैं, अब हम किसका, अब देख लेते हैं हम लोग ब्लड कार्ब सेल्स का, किसका, ब्लड कार्ब सेल्स का। देखिए, अगर हम ब्लड कार्ब सेल्स की बात करें तो इसके मेनली कितने हिस्से हैं, इसके हैं 3, जिसके अंदर सबसे पहले कौन आ जाता है, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आरबीसी, फिर आ जाता है डब्ल्यूबीसी, और फिर आ जाता है कौन, प्लेटलेट्स। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्ब सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स, और इसको तो प्लेटलेट्स बोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है एरिथ्रोसाइट। इसका जो होता है वो क्या होता है ल्यूकोसाइट्स। इसका जो होता है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। पहले ये समझते हैं ये क्या करती हैं, जो ये भी एक टाइप की सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, आरबीसीज आर सेल्स, ये क्या होती हैं, सेल्स। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है पहले समझिए, कि दे डू नॉट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। इसको याद रखिएगा, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फिर से कह रहे हैं आपसे कि जो आरबीसी होती है इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अच्छा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से ना इनका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब ये कहने का ये है कि इनका जो जीवन काल होता है या जीने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। ये मान लीजिए 3 से 4 महीने, या फिर दिन में बात करें तो लगभग 120 दिन इनका जो होता है वो लाइफ स्पैन होता है, किसका, आरबीसी का। समझिए, ये सेल्स होती हैं, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता है या न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये कैसा होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अच्छा, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसे गोल होती हैं और दोनों साइड से पिचकी होती हैं, इधर से भी, इधर मान लीजिए ऐसे, अगर ये सर्कुलर होता इधर से भी पिचकी हुई होंगी, इधर से भी, और किनारों पर उठी हुई होती हैं। तो जो आरबीसी हैं वो क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, इनके पास न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑलमोस्ट 120 डेज का होता है, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्या, जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बोन मैरो। बोन्स के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जो कि कहाँ होते हैं, बोन्स के अंदर होते हैं। अब अगर इनके फंक्शन की बात कर लें तो क्या होगा, ये जो आरबीसी होती हैं, आरबीसीज आर रेड इन कलर, रेड इन कलर। इनका जो कलर होता है वो रेड होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कलर पिगमेंट, अ कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, इनका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो कि एक कलर पिगमेंट है। यही ब्लड को भी जो है वो रेड कलर प्रोवाइड करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। अब इसका समझिए, ये जो हीमोग्लोबिन है ये इतना खास क्यों है। देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन।
यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, अगर स्पेसिफिक तौर से देखा जाए तो वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ब्लड सेल्स की होती है, तो याद रखिएगा किसकी होती है, आरबीसी की। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को उसी फॉर्म में क्या करता है, टारगेट साइट तक यानी कि सेल के विदिन तक ये क्या करता है, पहुंचाता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, ये हो गया आरबीसी का। वहीं अगर हम बात करें ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, पहली बात तो इनके अंदर देखिए इनका मेन फंक्शन होता है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, ये हमें डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी देते हैं। कहने का मतलब है कि दे प्रोवाइड, क्या, दे प्रोवाइड अस the ability to fight the disease causing microbes, disease causing microbes। यानी कि जो पाइथोजेंस होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनसे फाइट करने का काम किसका होता है, आरबीसी का। तो इसको हमें क्या, हमारे बॉडी का इसको इम्यूनिटी, जो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो यही प्रोवाइड करता है। कौन, डब्ल्यूबीसी। अच्छा इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अगर पूछा जाए कौन, तो इसके अंदर भी पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, मतलब ल्यूकोसाइट, आई एम सॉरी, कौन पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं। वही जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में इनके अंदर जो होते हैं वो 6 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें मोनोसाइट आता है, न्यूरोसाइट्स आता है और ल्यूकोसाइट्स आता है। लेकिन उससे मतलब नहीं, बस ये याद रखिएगा कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, अच्छा एक बात और याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनका फंक्शन होता है क्या प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। यानी कि बॉडी के अंदर जो पाइथोजेंस क्या है, एंटर हो गए हैं, उनको किल करना और हमको बीमार होने से बचाना, या फिर कोई डिजीज हमको पहले हो गई है तो उसके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना, एंटीबॉडी। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स का। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, इनका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। क्या, ये काम करती हैं ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये है कि जैसे आपको कभी चोट लग गई, तो आपके जो वुंड है, क्या वुंड मतलब जो घाव है, आपके घाव से जो ब्लड होता है वो क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। अगर वो ब्लड को फ्लो होने से नहीं रोका गया तो क्या होगा, एक्सेस लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड आ जाएगी, और उस डिफिशियंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। अब क्यों, क्योंकि ये जो आरबीसी वो भी तो ब्लड के साथ बाहर आएगा। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको फटीक लगेगा, मतलब आप थकावट महसूस करेंगे, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि जब आपको चोट लगे तो जो ब्लड है वो उसका एक्सेस लॉस ना हो पाए, मतलब वो इतना ज्यादा बहकर बाहर ना जाए। इसलिए जरूरी है कि ब्लड को क्या किया जाए, फ्लो होने से रोका जाए। तो ब्लड को फ्लो होने से या ब्लड के एक्सेस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कौन होती है, प्लेटलेट्स। इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। एक्चुअल में इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, याद रखिएगा इसका, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन होते हैं ये मेन काम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। इसके अलावा दो और भी होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, पर उनका कोई मतलब नहीं है, बस इसको याद रखना, फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन। ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हो सकता है ये ऑप्शन में आपको कभी देखने के लिए मिल जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखिएगा कौन, फाइब्रिनोजन। अब आगे देखते हैं। देखिए ये पूरा क्या था, ये ब्लड का फंक्शन था, जिसके अंदर हमने क्या देखा, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि जो ब्लड्स होते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो प्लाज्मा को अलग कर दिया है, कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम होता है क्या करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, वहीं प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। तो अगर हमसे पूछा जाए ओवरऑल, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ब्लड का फंक्शन बताइए, तो क्या करेंगे, आपको बता देना प्लाज्मा का फंक्शन,
आरबीसी का फंक्शन, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स, इन चारों का फंक्शन एक साथ मिलाकर बता दीजिएगा तो आपका जो ब्लड का फंक्शन है वो निकल आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन रखने का काम भी किसका होता है? ब्लड का। यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन रखता है। तो हमने अब हम देख लेते हैं क्या, देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट खत्म हो गया जिसके अंदर हमने ब्लड को देखा। अब हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स को। किसको देख लेते हैं? ब्लड वेसल्स को। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं तो आप बताइएगा ये मस्कुलर ट्यूब होती हैं। क्या? ये मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, जो कि जहां जिसमें से ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। वैसे ये जो ब्लड वेसल्स हैं मेनली ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। देखिए पहली कौन सी होती है? आर्टरी। दूसरी कौन सी होती है? वेन। ब्लड वेसल्स ये मस्कुलर नैरो ट्यूब्स होती हैं जिनसे ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। ये मेनली दो टाइप की होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन। आर्टरी कौन होती है? देखिए समझिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ये दिल है, और या फिर यहां थोड़ा देख लेते हैं, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हार्ट है समझने के लिए, जिसके अंदर चार चैम्बर हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है? यहां पर ये लंग्स है, और नीचे मान लीजिए ये बॉडी है। ये क्या है? बॉडी। देखिए ऐसी ब्लड वेसल्स जो बॉडी से ब्लड को ले जाकर किसको देती हैं? हार्ट को देती हैं, उनको बोला जाता है वेन्स। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जो बॉडी से ब्लड लेती हैं और ले जाकर लंग्स को मतलब हार्ट को दे देती हैं, उनको बोला जाता है वेन्स। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को कहां ले जाती हैं? बॉडी के अंदर। कहां ले जाती है? बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर, कहीं भी, मतलब कुल मिला के वो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं यानी कि बॉडी में, उनको बोला जाता है आर्टरी। यानी कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए आर्टरी क्या होती हैं? दोज ब्लड वेसल्स, दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और टूवर्ड्स द बॉडी इज कॉल्ड क्या? आर्टरी। मतलब आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कहां ले जाती हैं? हार्ट से बॉडी के साइड। वहीं वेन्स की बात करते हैं, ये क्या होती हैं? दोज ब्लड वेसल्स, दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये ब्लड को कहां लाती हैं? बॉडी से हार्ट के साइड लाती हैं। याद रखिएगा, बॉडी से कहां लाती हैं? हार्ट के साइड। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरी। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को बॉडी से हार्ट की साइड ले आती है उनको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। ये जो आर्टरी होती हैं, देखिए जो मेन आर्टरी है, कौन? जो मेन आर्टरी है उसका नाम होता है अरोटा। क्या नाम होता है? अरोटा।
वहीं जो मेन वेन होती है उसका नाम होता है वेना कावा। क्या होता है? वेना कावा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो मेन आर्टरी होती है उसका नाम क्या है? आरोटा। वहीं जो मेन वेन होती है उसका नाम क्या होता है? वेना कावा। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं इनको कैसे। देखिए, मान लीजिए ये एक आर्टरी है, या फिर मान लीजिए ये अरोटा है। ये क्या है? अरोटा है। ये आगे चलकर क्या होती है, ये और पतली ट्यूब्स में बढ़ जाती हैं। ऐसे मान लीजिए मैं दो में बांट रहा हूं, पर आप समझिए बहुत उनसे भी ज्यादा में बढ़ जाती हैं। तो जब ये बढ़ जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। और ये जो आर्टरी है ये फर्दर आगे चलकर और पतली ट्यूब्स में क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। ये जो और पतली ट्यूब्स हैं इनको बोलते हैं क्या? आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स। और ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये फर्दर आगे जाकर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब ये कहा बॉडी टिश्यू के अंदर या ऑर्गन टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं तब। तो ये जो आपको ये जाल जैसा या नेटवर्क दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? ब्लड, इनको बोला जाता है ब्लड कैपिलरीज। और ये ब्लड कैपिलरीज फर्दर ज्वाइन होती हैं ऐसे। ये सब की सब फर्दर क्या होती हैं? ज्वाइन होती हैं। और जब ये ज्वाइन होती हैं तो ये एक पतली ट्यूब बनाती है जिसको बोलते हैं वेन्यूल। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। और ये वेन्यूल मतलब ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज और आकर जुड़ती थी आगे और मोटी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? वेन। और ये वेन फर्दर और मोटी हो जाती है तो ये बनाती है क्या? वेना कावा। क्या बनाती है? वेना कावा। ये वाला जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लड कैपिलरीज बनी है ये हमेशा कहां बनते हैं? ये ऑर्गन टिश्यू के अंदर बनते हैं। ये बात याद रखिएगा, कहां बनते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन टिश्यू के विद इन। क्यों याद रखना है? अभी हम पढ़ेंगे ना कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ले जाएगा, न्यूट्रिएंट्स ले जाएगा, वो सेल को देगा। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का, इसका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड, बिटवीन ब्लड एंड सेल, वो यहीं पर अकर करता है। मतलब जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल के अंदर वो इसी कैपिलरीज के अंदर होता है। कैपिलरीज के अंदर क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो वाल होती हैं बहुत थिन होती हैं, बहुत थिनर वाल होती हैं। कह लीजिए ये वन सेल वाल होती हैं। क्या होती हैं? आ सेल वाल या वन सेल वाल कह लीजिए, ये वन सेल वाल होती हैं। इतना ज्यादा पतली होती हैं कि जब इसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है ना, अभी हम आपको बताएंगे लिम्फ, अगर याद होगा आपको लिम्फ, लिम्फ के बारे में भी देखते हैं। जो लिम्फ होता है वो भी ब्लड का ही हिस्सा होता है, बस वो फिल्टर्ड आउट ब्लड होता है। कैसे? जब जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज से, पतली पतली कैपिलरीज से फ्लो करेगा ना, तो जब ये फ्लो करता है तो प्रेशर की वजह से ना जो ब्लड है वो फिल्टर्ड आउट होकर ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस के अंदर फिल्ड अप हो जाता है, जो कि हल्का येलोइश कलर का होता है। और उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर कह लीजिए या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड कह लीजिए, या फिर आप ऐसे याद रख लीजिएगा क्या? लिम्फ, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा लिम्फ के बारे में, तो जान लीजिए। जो लिम्फ होता है, फिर से बता रहे हैं कि जब ब्लड इनसे फ्लो करता है कैपिलरीज से, तो हाई प्रेशर में फ्लो होने की वजह से चूंकि इनकी जो वाल होती हैं वो बहुत थिनर होती हैं, तो ब्लड फिल्टर्ड आउट होकर इनके स्पेस में, ये जो टिश्यू का स्पेस है इस स्पेस के बीच में आकर फिलअप हो जाते हैं। और ये जो फिल्ड अप, यहाँ जो ये फिल हो जाएगा इस बीच में, यहाँ पर ये जो फ्लूइड भर जाएगा उसी फ्लूइड का नाम क्या होता है? लिम्फ होता है। मतलब आपको बस इतना बता रहे हैं कि जब हार्ट से एक मेन ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को बॉडी के साइड लेकर जाती है उसका नाम क्या होता है? अरोटा। जब ये डिवाइड होती है क्या बनाती है? आर्टरी। आर्टरी डिवाइड होकर क्या बनाती है? आर्ट्रियोल्स। और ये आर्ट्रियोल्स जब बॉडी ऑर्गन यानी कि टिश्यू के अंदर एंटर करते हैं
तो ये फर्दर और पतली पतली ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। इसी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, किसके बीच में, सेल के बीच में, और किसके बीच में, ब्लड के बीच में। और ये फर्दर ये ज्वाइन होती हैं, वेन्यूल बनाती हैं, फिर वेन बनाती हैं, फिर क्या बनाती हैं, वेना कावा बनाती हैं। तो ये थे ब्लड वेसल्स। अब एक चीज और पूछा जाएगा आपसे, एक चीज पूछा जाएगा आपसे, पूछा जा सकता है कि ये बताइए जरा, आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, हमें पता है कि जो आर्टरी हैं वो ब्लड को हार्ट से कहां ले जाती हैं, बॉडी की साइड, मतलब ये ब्लड को ले जाती हैं हार्ट टू बॉडी, कहां ले जाती हैं, हार्ट टू बॉडी। जबकि जो वेन होती हैं क्या करती हैं, ये बॉडी टू हार्ट, ब्लड को क्या करती हैं, बॉडी टू हार्ट लाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, चूंकि जो आर्टरी होती है इसमें ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, इस वजह से इनकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थिकर वाल। तो थिकर वाल होता है, इनमें वाल कैसा होता है, थिकर। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें होती है थिनर वाल। कैसे होती है, थिनर। अब देखिए, चूंकि आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, कैसे, हाई प्रेशर पे फ्लो हो रहा है, इसलिए इनको ब्लैक फ्लो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस वजह से इनमें वाल्व नहीं होता है, मतलब डू नॉट हैव वॉल, डू नॉट हैव वॉल। क्योंकि इसमें ब्लड लो प्रेशर पर फ्लो करता है, इसलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास क्या होता है, वाल्व होता है। तो दे हैव वॉल्व, दे हैव वॉल्व। अच्छा, ये वाल्व का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये जो वाल्व होता है ना, इसका मेन काम होता है ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। क्या करता है ये करता है बैक फ्लो को प्रिवेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे आप गाड़ियों के टायर को देखेंगे ना, या साइकिल का जो हम लोग यूज करते होंगे, आप लोग स्कूल जाने के लिए भी साइकिल यूज करते होंगे, उनके टायर में वाल्व लगे होते हैं। तो जब आप पंप से उसके अंदर हवा को फिल कर देते हैं तो हवा वापस नहीं निकल पाती। क्यों नहीं निकल पाती, इसी वाल्व की वजह से। ये जो वाल्व होता है ना, ये वन वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये वन वे कम्युनिकेशन कराता है। अगर कोई चीज एक बार अंदर आ गई तो ये वाल्व उस चीज को बाहर वापस नहीं जाने देगा। इसका काम इतना ही होता है। तो ये ब्लड को कहां ले जाते हैं, हार्ट से बॉडी के साइड, जबकि ये बॉडी टू कहां ले जाता है, हार्ट। इनकी थिकर वाल होती है, इनकी थिनर वाल होती है। इनके पास कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है, इनके पास क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। एक और चीज हम लिख सकते हैं कि ये हमेशा ऑक्सी, देखो, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड को कौन सा ब्लड ले जाती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। जबकि ये कैसा ले जाती हैं, ये ले जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ले जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। बट इसमें एक ऐसी आर्टरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कर ले जाती है, ये इम्प्योर ब्लड ले जाती है। इम्प्योर मतलब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। जबकि यहां पर एक क्या पाई जाती है, एक पाई जाती है पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से ब्लड को कहां लाती है, हार्ट में। और ये कैसा ब्लड लाती है, याद रखिएगा, ये प्योर ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। तो ये डिफरेंस रहेगा किसके, वेन और आर्टरी के बीच में। अब बारी है किसके, हार्ट की। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या पढ़ना, हार्ट। देखिए, ये हार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ऐसे मत समझिए। यहाँ पर हम लोग एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। जैसे देखिए, सपोज कर लीजिए ये हार्ट है, वैसे ये हार्ट नहीं लग रहा, फिर भी मान लीजिए ये हार्ट है। और जो हार्ट होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा जाए कि जो हार्ट होता है ये कौन सी मसल से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये कार्डियक मसल से बना होता है। किससे बना होता है, ये कार्डियक मसल से बना होता है। ये कार्डियक मसल से बना होता है। हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है,
उस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। फिलहाल अगर आप याद रख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना इतना कंपलसरी नहीं है, बस याद रखिएगा कि उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। और इस ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब आगे देखिए, और इस हार्ट को दो पार्ट में बांटा जाता है एक मसल्स के द्वारा। इसको कितने भाग में बांटा जाएगा? दो भाग में। इस मसल्स का नाम होता है सेप्टम। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सेप्टम। ठीक है। अब देखिए, ये हार्ट जो है वो कितने पार्ट में बढ़ गया? दो। एक होता है लेफ्ट हार्ट, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा राइट हार्ट। और जो हार्ट है इसके पास कितने चैम्बर होते हैं? फोर चैम्बर हार्ट है। ये फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो इसको चार चैम्बर बना लेते हैं। यहां पर पाया जाता है एक ट्राइकास्पिड वाल्व, और यहां पर पाया जाता है एक बाइकास्पिड वाल्व। अब ये चार पार्ट में बट गया। ये ऊपर वाले हिस्से, और ये कहाँ है? नीचे वाले। ऊपर वाले को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। ये सिंगुलर है। जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? एट्रिया होता है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है। चूंकि ये किधर है? राइट साइड है, इसलिए इसके लिए कौन सा सब यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे इसको राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, इट हैज फोर चैम्बर। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है? एट्रिया। लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। हार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट में। किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है हार्ट के, जिसको क्या बोला जाता है? जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। और जो राइट हार्ट होता है उसमें एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, और इसमें एक लेफ्ट वाले में भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। अब देखिए जरा, आगे देखते हैं। देखिए क्या बताया गया आपको। जो हार्ट है इसको ऐसे समझ लेते हैं, समझने के लिए रफली बना लेते हैं। ये मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट को बीच में से डिवाइड किया जाता है, और ऐसे। इसके कितने चैम्बर हो गए? चार। ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल्स, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, जो इम्प्योर ब्लड होता है, अब याद रखिएगा कौन बात करते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर के। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा है, दे ब्रिंग्स दे ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड गिव देम टू राइट एट्रियम। देखिए आपको पता है, यहां पर दो ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसे, और एक इधर से। इसको क्या बोलते हैं? यह है सुपीरियर वेना कावा, और
ये है इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों इम्प्योर ब्लड लाकर देते हैं राइट एट्रियम को। फिर से कौन कौन, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये इम्प्योर ब्लड लाते हैं बॉडी से और इस राइट एट्रियम को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। और ये जो राइट एट्रियम होता है ये ट्राइकास्पिड, ये क्या है, ट्राइकास्पिड वाल से कहाँ खुलता है, राइट वेंट्रिकल में। ये क्या है, ये है ट्राइकास्पिड वाल्व। तो इम्प्योर ब्लड, देखिए सबसे पहले इम्प्योर ब्लड यहां आया, उसके बाद इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। उसके बाद यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है, कुछ ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए, यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जो जाती है कहां, मान लीजिए ये लंग्स है, समझने के लिए लंग्स में, कहां जाती है, लंग्स में। यहां से एक ब्लड वेसल्स निकलेगी जो ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स में। देखिए सबसे पहले बॉडी से इम्प्योर ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स के पास। क्योंकि ये हार्ट से लंग्स के पास जा रही है इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है, याद रखिएगा, इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। ये पी है, थोड़ा याद रखिएगा, पी है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड क्या होगा, प्योरीफाइड होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्या होंगे, गैसेस होंगे। उसके बाद यहां से वापस ब्लड को कौन ले आएगा, एक दूसरी वेन ले आएगी जो प्योर ब्लड को, याद रखिएगा कौन, प्योर ब्लड को किसको दे देगी, लेफ्ट एट्रियम को दे देगी। अच्छा, जो प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट को लाती है उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। क्या नाम होता है, पल्मोनरी वेन, पी फॉर पल्मोनरी और ये वेन है पल्मोनरी वेन। ये लाकर किसको दे देगी, देखिए पहले जो इम्प्योर ब्लड था वो कहाँ आया, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ने लाकर किसको दिया, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, लाइट, ये जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से कहाँ चला गया, ये लंग्स में, लंग्स में प्योरीफाइड हुआ और वहां से ये वापस ये प्योर ब्लड कहाँ आया, वो आया लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से निकलती है अरोटा। क्या निकलती है, अरोटा। फिर ये जो ब्लड है वो पंप कर दिया जाएगा कहाँ, प्योर ब्लड बॉडी के अंदर। मतलब सबसे पहले इम्प्योर ब्लड कौन रिसीव करेगा, देखिए सबसे पहले इसका ये फ्लो चार्ट बनेगा, राइट एट्रियम, यहाँ बॉडी, देखिए जरा, देखिए सबसे पहले बॉडी, बॉडी से आएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, लंग्स के पास, और लंग्स से वापस कहाँ आ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। बस ये याद रख लीजिए, आपको फंक्शन याद हो जाएगा। देखिए बॉडी से कौन सा ब्लड आएगा, याद रखिएगा इम्प्योर ब्लड। बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ये इम्प्योर ब्लड, कौन, इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाने के लिए कौन होता है, तो यहां पाई जाती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद यहां से ब्लड प्योर होगा, फिर प्योर ब्लड, कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कौन लेके आएगा, इसको लेके आएगी पल्मोनरी वेन। उसके बाद फिर वो प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड, और फिर यहां से पंप किया जाएगा कहाँ, बॉडी में, कौन, प्योर ब्लड। बस यही इतना क्या है, हार्ट ऑफ द, मतलब फंक्शन ऑफ द हार्ट है। और जो हार्ट होता है ये किसका बना होता है, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। और जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो हार्ट है वो किसका बना होता है, हार्ट जो होता है वो किसका बना होता है, एक कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं।
और ये क्या है, ये पंपिंग ऑर्गन है। याद रखिएगा हार्ट क्या है, जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है ये, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, तो बस इसके अलावा और देख लेते हैं कोई चीज जो है। एक और चीज हम देख लेते हैं, जैसे जो ह्यूमन हार्ट होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर क्यों होते हैं, या फिर वो 4 चैम्बर्ड क्यों होता है। तो देखिए, क्योंकि जो हम ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी का, अगर इंसानों की बात की जाए, क्योंकि हम ये एक तरीके से हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह लीजिए, या जो मैमल्स होते हैं, कौन, मैमल्स, इनके पास ना 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या मैमल्स होते हैं, इनके पास जो है वो 4 चैम्बर हार्ट क्यों होता है। तो याद रखिए, ये जो 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, वो सफिशियंट क्वांटिटी में हो पाती है, जिससे जो रेस्पिरेशन है वो सही तरीके से हो पाता है। कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नहीं तो अगर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो एनारोबिक हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कहने का बस इतना सा मतलब है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी आती कैसे है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज होने से। यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो अगर जब सफिशियंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इस वजह से जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिले ना। और जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था वो यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। कुछ चीजें और जैसे याद रख लीजिए, जैसे जो फिश होते हैं इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। वहीं जो एम्फीबियंस होते हैं इनके पास कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास भी कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। वहीं अगर हम बर्ड्स की बात कर लें तो बर्ड्स के पास कितने होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।